आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं समीर गांगुली के स्वर में उन्हीं की लिखी कहानी रास्ते बदलती है जिंदगी। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। नौकरी अपने साथ कई समाधान ले आती है। जय के साथ भी ऐसा ही हुआ। वनस्पति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद 2 साल का वक्त शोध, सिविल सर्विस की तैयारी और नौकरी की तलाश में बेरोजगारी के नाम रहा। ट्यूशन का आर्थिक आधार टिकाऊ नहीं होता। हां, इस बीच जिंदगी कुछ अनमोल तजुर्बे जरूर दे गई। यह नौकरी कई मायनों में जरूरी भी थी। पिता के रिटायरमेंट के साथ आमदनी का एक स्रोत सूखने लगा था। बहन इला की शादी तय हो गई थी। प्रेम विवाह जब सबकी रजामंदी वाला विवाह का रूप ले लेता है तो ढेर सारे खर्चों को बुलावा दे ही देता है। यहां भी यही हो रहा था। सर्दियों में शादी करने का फैसला जब से लिया गया था, मां और पिताजी दोनों ही रोज डायरी और पेन लेकर बैठने लगे थे। दोनों धूमधाम से शादी करने के पक्ष में थे और प्रेम करते समय आत्मनिर्भर का टैग लगाकर चलने वाली इला को अब इससे कोई परहेज नहीं था। जय की महानगर जाकर नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। वहां कई दोस्त सहपाठी पहले से थे, सो रहने का इंतजाम भी हो चुका था। पिताजी ने चलते वक्त यही कहा था, बेटा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। बहन इला ने कहा था, भाई तरु तुम्हारा बीता कल थी, अब उसे भूल जाओ। और मां ने रास्ते के लिए खाना थमाते हुए कहा था, बेटा खुश रहने की कोशिश करना। जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारो जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में। Na 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 na। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह। ये अगर जो सच नहीं तो सच भला
हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो, अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो, है जुनू सा सीने में, है जुनू। जय महानगर आ गया, नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी यूएनओ की मदद से लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोजेक्ट था। सैलरी ठीक ठाक थी, काम मनमाफिक था। वह वनस्पति विज्ञानी था और इस प्रोजेक्ट में उसे तरह तरह की वनस्पतियों के सैंपल कलेक्ट करने के लिए फील्ड वर्क करना था। यानी मेरे देश की सोना उगले वाली धरती में उगने वाली जानी अनजानी वनस्पतियों की जांच पड़ताल करना। बैचलर जिंदगी में एक मनचाहा काम। हालांकि उसकी पूर्ववर्ती एक शादीशुदा महिला को यह काम रास नहीं आया था और उसके नौकरी छोड़ने से उसे यह नौकरी मिली। ऑफिस बड़ा नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स यहां भी छोटी नहीं थी। ज्यादातर स्टाफ 50 पार का था और उनके पास काम कम और गॉसिप ज्यादा थी। और अब उन्हें ऑफिस के पुराने किस्से सुनाने के लिए एक नया श्रोता मिल गया था। जय इससे बच नहीं सकता था और इस धर्म को निभाने के लिए उसके केबिन कम स्टोर रूम में समय समय पर कलीग्स आते रहते थे। सीमा अस्थाना से लेकर तिवारी जी और सेठी साहब तक। वश चलता तो सिक्योरिटी मैन गजानन भी आता, लेकिन अभी तक यह नौबत नहीं आई थी। कहने सुनाने वालों की बातों का सार यही था कि बड़ा साहब करप्ट है, उनसे बचकर रहना। दूसरों के जरिए वो गलत काम कराते हैं। हालांकि महीना भर बीतने के बाद भी जय को बड़े साहब यानी डायरेक्टर सहगल साहब से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। वे करीब 57 साल के रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शख्स थे। काम पर गहरी पकड़ थी, लेकिन अपना ज्ञान शेयर करने के मामले में काफी कंजूस थे। जय के ज्यादा सवाल करने पर झल्ला जाते थे। जय भी जता देता था कि वह गुस्से को जब्त कर रहा है। बॉस ने अभी तक उसे एक भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया था। कभी लगता था वो यहां क्या कर रहा है, ऐसा कितने दिनों तक चलेगा, वो अपने को कैसे प्रूव करेगा। बस इस तरह पहली नौकरी के साथ उसका धूप छांव का रिश्ता चल रहा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे, ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ
रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। दबंग बॉस को एक दिन हल्का सा स्ट्रोक आया और उसके साथ ही जय के जीवन की जैसे धारा ही बदल गई। एक दो बार उनके घर हालचाल पूछने गया, फिर काम के सिलसिले में रोज जाना शुरू हो गया। बॉस ऑफिस आने लायक नहीं थे, शरीर के दाएं हिस्से पर पैरालिटिक अटैक आया था, सो चलने फिरने लायक नहीं रहे थे। अब घर से ही दफ्तर चला रहे थे। मजबूरन दूसरों के साथ वे सब बातें शेयर करनी पड़ रही थी जिन पर अब तक वे एकाधिकार रखते थे। इसी क्रम में जय को नया होने के बावजूद प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत मिली। फिर जय के इंसानियत वाले जज्बे ने उन्हें थोड़ा और उदारता दिखाने को बाध्य कर दिया। अक्सर उनके घर आने के कारण मैडम सहगल से भी परिचय बढ़ा। शुरू में खड़ूस लगने वाली यह महिला भी अब बेबस या दयनीय ज्यादा नजर आती थी। जय की जब तब की मदद ने उन्हें जय में ही अपने बेटे को तलाशने को मजबूर कर दिया था। बातों बातों में यह पता चला कि उनका एकमात्र बेटा यूके में जा बसा है। उसे अपने पिता का लालची स्वभाव और मां का एरोगेंस जरा भी पसंद नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड से शादी न करने देने की माता पिता की जिद ने उसे इन दोनों से दूर कर दिया था और अब ये दोनों सही मायनों में अकेले रह गए थे। कोई रिश्तेदार भी इनसे संबंध या संपर्क नहीं रखता था। जय जब भी उनके घर काम के सिलसिले में जाता तो वहां एक सन्नाटा सा महसूस करता। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि वे अपने दिलों में जो गांठें बांधे जी रहे हैं उन्हें खोल दें। जो गलतियां हो चुकी है उन पर पछताने से अब क्या होगा और उन्हें सुधारने की कोशिश से भी क्या होगा। बस जीने का तरीका बदलें और जीने का तरीका सीखें। इस भूमिका में वह कभी कभी इन दोनों से भिड़ भी जाता था, ठीक अपने माता पिता की तरह। ताज्जुब तो ये था कि वे दोनों
अब इस नौजवान को अहमियत देने लगे। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं, प्यारे जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी। एक दिन मैडम सहगल यानी बॉस की बीवी का सब्र का बांध टूट गया। जय को अलग बुलाकर कुछ कहने से पहले फूट फूट कर रो पड़ी। जय को लगा मां रो रही है। ठीक उसी तरह जब तरु के बारे में अस्पताल से खबर आई थी। मां की जान थी तरु। हालांकि तब जय से या उसके परिवार से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं जुड़ा था उसका। तरु का अचानक दुनिया छोड़ जाना जय के लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए एक सदमा था। फिर आंसू पोंछते हुए मैडम बोली थी, जय, पाप और अन्याय की कीमत चुकानी ही पड़ती है, उसका दंड भी भोगना पड़ता है। तुम्हारे सहगल साहब वही भोग रहे हैं, मैं भी भोग रही हूं। सुना है तुम 2-3 दिन में जोशीमठ की तरफ जा रहे हो, मेरा एक काम करोगे? जय ने जवाब में कहा था, जरूर करूंगा। आप मां के समान हैं। मां का हर आदेश सर माथे पर लिया जाता है। आप बताएं क्या करना है। जवाब में वो बोली थी, बेटा हमारा एक रसोइया था दीपक पांडे, गढ़वाल के जोशीमठ के आसपास के किसी गांव का था। पूरा पता मेरे पास नहीं है। बहुत सीधा साधा इंसान था। उम्र कोई 40 साल की रही होगी। 3 साल काम किया उसने हमारे यहाँ। एक बार मेरी हीरे की अंगूठी खो गई तो हमारा शक उस पर भी गया। तुम्हारे साहब ने कड़ाई से और मैंने नरमी से उससे पूछताछ की। इस इल्जाम से वह हिल गया था। मुझे याद है वह एकटक मेरी तरफ देखता रहा था कुछ देर तक।
फिर इतना ही बोला था, मैडम मैं जा रहा हूं, देखो खाली हाथ, अपना बक्सा और कपड़े भी नहीं ले जा रहा हूं, बिल्कुल खाली जा रहा हूं। ईश्वर करे आपकी खोई चीज किसी दिन आपको मिल जाए। और फिर वो अपनी पगार या कुछ और लिए बिना उसी दिन घर से निकल गया था। कुछ दिन बाद वह अंगूठी घर में ही मिल गई थी, मगर उस मिलने में भी बहुत कुछ खोना लिखा था। बस उसी दिन से हमारे घर से सुख चैन चला गया। हम दोनों उसके अपराधी हैं। हम वो पाप धोना चाहते हैं। क्या तुम उसका पता ढूंढने की कोशिश करोगे? क्या उसे ढूंढकर मेरी तरफ से माफी मांग सकोगे? क्या मेरी तरफ से एक पैकेट उसे दे सकोगे? मैं उसे कुछ मुआवजा देना चाहती हूं। जय ने कहा था, जरूर कोशिश करूंगा। फिर सहगल मैडम ने एक पैकेट लाकर उसे थमा दिया था। उसमें काफी रुपए थे, 1-2 लाख तो जरूर रहे होंगे। और जय चल दिया था एक अनजान को खोजने। खोने वाले अगर खोजने से मिल जाते तो जय को तरु कब की मिल जाती। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो, जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाते वक्त सहगल साहब ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया था। वे काफी कमजोर लग रहे थे, तन से और मन से भी। हालांकि 2 महीने में फिजियोथेरेपी से कुछ सुधार आया था, थोड़ा चलने फिरने बोलने लायक हुए थे। उनके बारे में जय ज्यादा नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। उनका कर्म उनके साथ। फिर भी ऐसा लगा कि उनके मन में काफी पछतावा है, एक ग्लानि सी है। तकिए के नीचे से उन्होंने एक लिफाफा निकाल कर दिया जय को। काफी नोट थे उसमें। बस इतना कहा, देवभूमि में जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा पुण्य खरीद लेना, हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं। और फिर जय महानगर से निकल पड़ा था। पहले देहरादून पहुंचा,
मां ने कहा था, बेटा लक्ष्मण से जरूर जाना और वहां गुड़ चढ़ाना। मां के आदेश पर तर्क नहीं किया जाता। जय ने भी नहीं किया। वह लक्ष्मण से चला आया। यहाँ का एक सिद्ध मंदिर, वहां के घने जंगल, ऊंचे वृक्षों और वानरों की उत्पाती गतिविधियों ने उसे बड़ा आनंद दिया। मंदिर में गुड़ चढ़ाया और यहीं चंडी भट्ट से उसकी मुलाकात भी हो गई। और अगले 2 दिनों में सन्यासी चंडी भट्ट के साथ ऋषिकेश तक की पैदल यात्रा करके जय ने एक सन्यासी के जीवन के कुछ उजले पक्षों को जाना था। चंडी भट्ट ने इस यात्रा में उसके 5-6 हजार खर्च करा दिए थे, लेकिन जय को फिर भी लगा था कि चंडी भट्ट को वह कुछ दे नहीं रहा है, बल्कि उससे पा रहा है, क्योंकि चंडी भट्ट ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे दीन दुखियों की सहायता के लिए मांगा था। जय अवाक था कि यह कैसा बंदा है जो दूसरे के लिए तीसरे से मांगने में संकोच नहीं करता, बल्कि जय के आनाकानी करने पर उससे लड़ने को भी तैयार हो जाता था। जय के लिए जीवन की यह एक नई उपलब्धि थी। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना। सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अगले 2 दिन ऋषिकेश के एक आश्रम में रहा जाए। वहां देशी विदेशी युवा वृद्ध तरह तरह के मोक्ष के आकांक्षी लोगों से मिला। इस बीच चंडी भट्ट मानव सेवा के एक बड़े प्रोजेक्ट में निकल गया। उसका भी यहीं तक का साथ था। एक दूसरे सन्यासी ने उसकी शिक्षा दीक्षा और सुपर रिच आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बताकर जय को चौंकाया। जय को अच्छा लगा। चलते वक्त उसने चंडी भट्ट को दीपक पांडे का अधूरा सा पता दिया और अपना मोबाइल नंबर भी दिया। फिर जय अपने मूल प्रोजेक्ट यानी वनस्पति खोज की दिशा में ऊपर के पहाड़ों की तरफ बढ़ गया। रास्ते में होटल, होम स्टे या पंचायत जहां भी आश्रय मिलता वहां आराम से रहता। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन एक शाम जय एक स्थानीय गाइड के साथ जंगल से वनस्पतियों के कुछ नमूने एकत्र करके लौटा तो उस घर में मातम का माहौल देखा जहां वह ठहरा हुआ था। दूर से ही आग की लपटों और धुएं ने आशंका जता दी थी कि उसी घर में आग लगी थी जहां वह 2 दिन से ठहरा था। यह एक अधेड़ औरत और उसके लकवे के शिकार बेटे का लकड़ी का खस्ता हाल घर था। कहीं और ठिकाना न पाकर उसे यहीं मामूली से किराए पर आश्रय मिला था। घर का पुरुष कई वर्षों से लापता था। गांव वालों की इन लोगों से सहानुभूति तो थी, मगर गांव में किसी की भी मदद करने जैसी हैसियत नहीं थी। उस औरत ने हाथ जोड़कर उससे खाने को भी ठहरने में शामिल करके थोड़ा किराया बढ़वा लिया था और गाय तथा मामूली सी खेती के अलावा यही उन 2 प्राणियों के जीने का आसरा था। और अब मां बेटे कुछ दूर बैठे जोर जोर से रो रहे थे। घर जल्द ही राख में तब्दील होने वाला था। यह दृश्य देखकर जय के होश उड़ गए। जब घर ही जल गया तो उसके सूटकेस के बचने का तो सवाल ही नहीं था और उसमें रखे करीब 2-3 लाख रुपए भी अब तक जरूर धुआं हो चुके होंगे। वह सर पकड़कर बैठ गया। कौन सी घड़ी उसे यहां ले आई? अब वह क्या करे? किस किस को क्या क्या जवाब दे? बस एक गहरी सी आह निकली दिल से, तूफान की तरह। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह
तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, तो भटके राही को मिल जाएंगे रास्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। इसने शायद भूल भी की है, जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है। माफ कर बंदा भी एक इंसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। थोड़ी देर बाद राख बने घर का अपाहिज बेटा घिसटते हुए उसके पास आया और अपने आंसू पोंछते हुआ बोला, चाचा, मैंने आपके बक्से को बचा लिया है। जब आग लगी ना, तब मैंने सबसे पहले आपके बक्से को उठाया और फिर हमारी गाय गौरी और उसके बछड़े को गोट से खोलकर बाहर निकाला। आपका बक्सा सही सलामत है, अब भी लेकर आता हूं। जय चौंक उठा, एकटक उस बच्चे की तरफ देखता रहा। उस पल जय को वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य जैसा लगा। कैसे माने कि वह अपाहिज है। अब वह एक पल जलते घर, दूसरे पर उस बच्चे को देख रहा था जो उसे जीवन का एक पाठ पढ़ा रहा था, जो यह बता रहा था, जब तक सांस है आस है। दुनिया की मासूम खूबसूरती को देख जय का मन खिल उठा। वह रात पूरे गांव ने जाग कर काटी। एक झोपड़ी ने जलकर जय को इंसानियत के जिंदा होने का सबूत दे दिया। अगली सुबह जय उस परिवार को कुछ पैसा देकर वहां से भाग नहीं सकता था। वह उस परिवार के लिए नया घर बनाने में जुट गया। बेशक लाख रुपए से एक छोटी सी झोपड़ी तो बन ही सकती थी ना। वह औरत और उनका बेटा हैरानी से उसे देख रहे थे।
गांव वाले भी शारीरिक मदद के लिए आगे आ गए थे। उसने बॉस को फोन पर जब बताया कि उनके पैसे का कहां इस्तेमाल हो रहा है, तो बॉस ने चुपचाप इतने पैसे और उसके अकाउंट में भिजवा दिए, जिससे वो घर अब थोड़ा और रहने लायक बन सकता था। उसने इस काम के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। अब इस काम के बहाने कई लोगों से उसकी मुलाकात हो रही थी। यह गांव वैसे भी फुर्सत में था, इसलिए जय जिससे भी मिलता दीपक पांडे का अता पता भी पूछता। दीपक पांडे वह पहाड़ी सीधा साधा स्वाभिमानी इंसान था जिसने मैडम सहगल के मन का चैन छीन लिया था। इधर झोपड़ी बनकर तैयार हुई, उधर एक दुकानदार ने खबर दी कि दीपक पांडे जैसे हुलिये का एक आदमी ओली के नजदीक हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा चलाता है। बस फिर क्या था, जय उस दिशा में निकल पड़ा सबसे विदा लेकर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जय अब ऊंची पहाड़ियों को एक बस से पार कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह गौर कर रहा था कि जैसे जैसे वह इस पहाड़ी अंचल में आगे बढ़ रहा था, प्रकृति, संसाधन और मनुष्य उसे सीमित में असीमित का अनुभव दे रहे थे। सादा भोजन उसे असीम तृप्ति दे रहा था। सर्दी की वजह से कई दिनों से नहीं नहाए अनजान राहगीर में उसे निर्मलता के दर्शन हो रहे थे।
घर, परिवार, ऑफिस, बॉस, सहगल मैडम बीच बीच में याद आकर उसे अपनी जिम्मेदारियों की याद भी दिलाते थे। तरु की यादें उसे जीवन में आगे बढ़ने, सफल होने, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती थी। बस के 3 घंटे के सफर में उसे एक कवि महाशय मिल गए जो कवि और शायर का कॉम्बिनेशन थे और दूसरों की शायरी में अपना लोकल टच देकर उसे अपना कहने में उन्हें कतई संकोच नहीं था और पूरे फुर्सत में थे। सो यह भूलकर कि उन्हें कहां उतरना है, उन्होंने जय को दीपक पांडे से मिलवाना अपना फर्ज मान लिया और सचमुच 8-9 घंटे की मेहनत से उनके ढाबे को ढूंढ ही निकाला और इसके बदले में सिर्फ एक लंच साथ में करके आगे बढ़ गए या पीछे लौट गए। सामने बहती अलकनंदा को देखकर जय को महसूस हुआ कि जीवन भी कवि महाशय जितना सरल हो तो जीना कितना आसान हो जाता है। न जाने क्यों उसे लगा तरु अपने सुरीले स्वर में गा रही है कहीं आसपास। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। दीपक पांडे जैसे लोग आसानी से नहीं मिलते। राह में टकरा भी जाएं तो उन्हें पहचान पाना या समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपने बारे में कुछ नहीं बोलते। वे इतने सादे, सहज और सिमटे हुए होते हैं कि किसी को आकर्षित भी नहीं करते। दीपक पांडे से जय का पहला परिचय तब हुआ जब उसके ढाबे में रोटी का पहला कौर मुंह में डाला। सूखी रोटी में इतना स्वाद! अरे इसमें तो प्यार मिलाया गया है। दाल में भी कुछ बात है और साग के तो क्या कहने। और क्या चाहिए जीवन के। जय ने जब अपने आने की वजह बताई तो दीपक पांडे के चेहरे पर उदासी की कई लहरें उभर आई। जब रुपए निकाल कर दिए तो ना लेने का कोई नाटक भी नहीं किया, बस इतना कहा, ईश्वर परीक्षा भी उतनी ही लेता है जितना आदमी सहन कर पाए। पत्नी को दिल की बीमारी लग गई है, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं।
ऊपर वाले ने समझा दिया, अब इलाज तो करा सकता हूं, आगे की वो ही जाने। जय उस रात दीपक पांडे के यहां ही ठहरा। दीपक पांडे ने एक बार भी सहगल साहब और मैडम के बारे में कोई कड़वी बात नहीं की। घर में अभाव, बीमारी और अनिश्चितता के बावजूद संतोष का माहौल था। सर्दी की रात थी। जय ने पहली बार देखा कि एक बंदा गाय और बछड़े को भी कंबल से ढक रहा है, बाहर पुराली बिछा रहा है ताकि अगर कोई भटका जानवर वहां आ जाए तो उसे पुराली की गर्मी मिले। अगली सुबह विदा का वक्त हुआ तो दीपक पांडे ने उसका हाथ थामकर कहा, मैडम को कहना कि उनकी मदद से मेरा बड़ा उपकार हुआ, ईश्वर उनका भला करे। जय एक बार फिर हैरान हुआ, पीड़ित आदमी में कृतज्ञता का यह भाव कहां से आता है? यह आदमी को क्या बनाता है? आखिर ये सफर उसे क्या सिखाना चाहता है? ओ प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हमको मिलजुल के रहना है यारो। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। पहले तो इंसान तुम हो, नन्हे शहजादों कल के नेताओं, तुमसे हमने क्या क्या उम्मीदें हैं लगाई। प्यार। जय अब वापस महानगर लौट रहा है। एक प्रायोजित सफर पूरा हुआ। ट्रेन में सामने वाली सीट पर बैठा एक नौजवान बड़ा उदास सा नजर आ रहा है। उससे आंखें चुरा रहा है, गुमसुम सा लग रहा है। कैटरिंग वाला आया तो उसने कुछ नहीं लिया। जय ने एक सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाया तो वह फपक पड़ा। कुरेदा तो पता चला कि पीसीएस परीक्षा में फेल हो जाने से उसकी दुनिया लुट गई है, वह बर्बाद हो गया है। जय अब जोर जोर से हंस रहा है। अरे वो भी तो अपनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की दुनिया को भूल ही गया है।
और यह भूलकर ही तो उसने जाना है कि जिंदगी बस अपनी किसी मंजिल का सफर नहीं है, बल्कि दूसरों की मंजिल या फिर किसी राह का हमसफर बन जाना भी जिंदगी जीने का एक तरीका है। जय उठा और उस नौजवान के सामने जा बैठा, उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और धीरे से बोला, सुनो मेरे दोस्त। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। गीतों भरी कहानी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे समीर गांगुली के स्वर में उन्हीं की लिखी कहानी रास्ते बदलती है जिंदगी। संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।